चैप्टर 9 के अगर हम बेसिक कंसेप्ट की बात करें तो चैप्टर 9 के अंदर जो कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, इसमें हमें क्या करना होगा, एक ट्रायंगल दिया होगा, उस ट्रायंगल में एक एंगल हमें दिया होगा सपोज थीटा, और उसके बाद ये जो हाइपोटेनस है, परपेंडिकुलर है और ये जो बेस है, इन तीनों में से कोई एक साइड दे दी जाएगी और उसके रिस्पेक्ट में फिर हमसे कोई भी दूसरी साइड पूछ सकता है। जैसे कि सपोज हमें हाइपोटेनस बता दिया कि 5 सेंटीमीटर है और थीटा बता दिया कि ये 30 डिग्री है, तो इस बेस पे कि ये थीटा 30 डिग्री है और ये हाइपोटेनस 5 सेंटीमीटर है, अब हमें बताना होगा कि परपेंडिकुलर कितना होगा, या फिर हमें बताना हो सकता है कि बेस कितना होगा, या फिर हमें बताना पड़ सकता है कि परपेंडिकुलर एंड बेस इन दोनों का सम कितना होगा, या फिर प्रोडक्ट कितना होगा। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, अगर हम ऐसे किसी क्वेश्चन को फेस करते हैं तो उसे सॉल्व करने का क्या मेथड होगा। सपोज ये हमारे सामने एक क्वेश्चन है, लेट्स से ट्रायंगल एबीसी। इस ट्रायंगल एबीसी के अंदर जो एंगल सी है उसकी वैल्यू 30 डिग्री दे रखी है। 30 डिग्री देने के साथ साथ ये बता दिया कि जो परपेंडिकुलर है ये 4 सेंटीमीटर है, परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, और हमसे पूछा है फाइंड AC। तो बेटा आपने चैप्टर 8 के अंदर ये पढ़ा होगा, इस तरह से हम पढ़ते हैं इसको पढ़ने के अलग अलग तरीके होते हैं, जिनमें से एक तरीका ये भी है कि पापा बीड़ी पियोगे, तो रिप्लाई आता है हाँ हाँ बेटा। तो इस वैल्यू को आप जानते हो कि ये साइन थीटा की वैल्यू है, ये साइन का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, और ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ये कॉस का है, और ये वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ये टेन का है। तो हमें यहाँ पर किस चीज पे फोकस करना है कि कौन सी साइड हमें दे रखी है और कौन सी साइड हमसे पूछी गई है। तो हमें परपेंडिकुलर गिवन है और हाइपोटेनस हमसे पूछा गया है, तो हम वही वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेंगे जिसके अंदर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस ये दोनों आते हों। तो ये दोनों किस में आएंगे, ये दोनों आएंगे हमारे साइन के अंदर। तो हमें कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करना चाहिए, साइन थीटा का। तो इसको लिखने का तरीका होगा इन ट्रायंगल ABC साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो बेटा आपको पता है कि थीटा हम कौन सा यूज करेंगे, जो एंगल C पर है, और एंगल C पर थीटा कितना है 30 डिग्री, तो हम यहां पे लिखेंगे साइन 30 डिग्री। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मीन्स ये जो हमें वैल्यू दे रखी है AB, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर, और हाइपोटेनस हमसे पूछा गया है AC की वैल्यू, तो यहां पे हम सिंपली AC लिख देंगे। और साइन थीटा, साइन 30 डिग्री, इसकी वैल्यू आपको पता है 1/2 होती है, और ये हो गया 4 अपॉन AC। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद AC की वैल्यू 8 सेंटीमीटर निकल के आ जाती है, और इस क्वेश्चन का ये आंसर हो जाता है। तो इसी तरह से स्टूडेंट्स हमारी जो एक्सरसाइज है 9.1, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक के सिंगल फिगर के क्वेश्चंस हैं। सिंगल फिगर का मतलब बेटा कि एक ही ट्रायंगल दिया होगा और उसमें एक साइड हमें दे रखी होगी और उसके रिस्पेक्ट में कोई सी भी दूसरी साइड पूछी होगी, तो ये सिंगल फिगर के क्वेश्चन हो गए। और क्वेश्चन नंबर 6 एंड उसके आगे के जो क्वेश्चन है वो डबल फिगर के क्वेश्चन है। डबल फिगर के क्वेश्चन मतलब 2 ट्राइंगल्स का हमें सेट दिया होगा, सपोज इस तरह के क्वेश्चंस होंगे जिसके अंदर हमारे पास 2 ट्राइंगल्स होंगे और इन पे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, या फिर इस तरह के भी क्वेश्चंस। ये जो डबल ट्राइंगल वाले क्वेश्चंस होते हैं तो ये हम कह सकते हैं कि ये डबल फिगर के क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक जो हमारे सिंगल फिगर के क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही ज्यादा इजी हैं, और अगर हम वो सीख जाते हैं तो डबल फिगर के क्वेश्चन करना भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। तो चलते हैं स्टूडेंट एक्सरसाइज की तरफ। रखा है अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रॉप। एक सर्कस आर्टिस्ट है वो 20 मीटर लंबी रस्सी पर चढ़ता है, विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड, जो कि बहुत अच्छे से स्ट्रेच्ड है यानी कि खींचकर बांधी गई है, एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल ऑन द ग्राउंड। मतलब एक 20 मीटर लंबी रस्सी है वो बहुत ही अच्छे से टाइटली एक पोल पर बांधी गई है, एंड फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रॉप। जो रॉप है उसके द्वारा जो एंगल बनाया गया है विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री, मतलब रस्सी ने जो जमीन के साथ एंगल बनाया है वो 30 डिग्री का है। तो अगर इसका हम डायग्राम बनाते हैं तो डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा। ये हमारी रॉप हो गई,
रस्सी और ये हमारा पोल हो गया, और रोप ने यानी कि रस्सी ने जो ग्राउंड के साथ, ये ग्राउंड लेवल हो गया, ग्राउंड के साथ जो एंगल बनाया है वो कितना बनाया है 30 डिग्री। नाउ अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप, यानी कि रस्सी की लंबाई हमें दे रखी है 20 मीटर, विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। तो हमें इस पोल की हाइट फाइंड आउट करनी है। नाउ स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को हम एक सिस्टमेटिक पैटर्न पे कैसे करेंगे। हम एक ट्राइंगल बनाएंगे, ट्राइंगल का नाम हम दे देते हैं ABC, और ये हमारा जो AC है ये रस्सी को इंडिकेट करता है, इसलिए इसकी लेंथ कितनी हो जाती है 20 मीटर, और AB ये हमसे परपेंडिकुलर पूछा गया है, और एंगल यहाँ पे हमें कितना दिया हुआ है 30 डिग्री दे रखा है। नाउ स्टूडेंट्स, मैंने आपको अभी बताया कि हमें कौन सी चीज दे रखी है और कौन सी चीज हमें निकालनी है, इन दोनों का एक रिलेशन एस्टेब्लिश करना होगा हमें। तो उस रिलेशन के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें हाइपोटेनस दे रखा है और परपेंडिकुलर हमसे पूछा हुआ है। हाइपोटेनस की वैल्यू दे रखी है और परपेंडिकुलर की वैल्यू पूछी गई है। तो हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर का जो रिलेशन होता है वो ये वाला होता है जो कि साइन थीटा का है। तो यहां पर भी हम साइन थीटा लेंगे, और इससे पहले इस क्वेश्चन के बारे में हम थोड़ा सा कुछ लिख देते हैं ताकि एग्जामिनर हमारे नंबर काटने की कोशिश ना करे। लेट AC दैट इज रो 20 मीटर गिवन। तो बेटा यहाँ पे हमने लेट 20 को नहीं किया है, हमने लेट किया है कि AC को लेट किया है, कि हमने मान लिया कि जो AC है वो हमारी रॉप है यानी कि रस्सी है। ये मैं सोचना कि हमने AC को 20 मीटर लेट किया क्योंकि AC तो 20 मीटर हमें गिवन है। नाउ AB ये हमारा पोल हो गया और इसकी लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। इन ट्राइंगल ABC साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो थीटा यहां पे बेटा कितना दे रखा है, थीटा यहां पे दिया हुआ है 30 डिग्री, परपेंडिकुलर हमसे पूछा गया है दैट इज AB, और हाइपोटेनस हमें गिवन है। हाइपोटेनस मीन्स लेंथ ऑफ द रोप जो कि है 20। तो साइन 30 कितना हो जाएगा, साइन 30 हो जाएगा हमारा 1/2। नाउ AB अपॉन 20 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ AB is equals to 20. Now AB is equals to 10 meter. Length of the pole is equals to 10 meter. तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा आंसर हो जाता है। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 देखें तो यहां पे देखो क्या दे रखा है, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड। क्या कहता है, अ ट्री ब्रेक्स, एक पेड़ है जो टूट जाता है ड्यू टू स्टॉर्म, आंधी आती है और पेड़ टूट जाता है, एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड, और टूटा हुआ पार्ट जमीन की तरफ इस तरह से मुड़ जाता है कि जो टॉप है वो जमीन को टच कर लेता है, मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री, और उसके साथ 30 डिग्री का एंगल बना लेता है। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। क्या कह रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, यानी कि जो ट्री है, अगर सपोज हम यहां से देखते हैं कि ये एक ट्री था, ये इस पॉइंट से टूट गया, और टूट जाने के बाद अगर हम इसको स्ट्रेट लाइन ऐसे सब लेट कर लेते हैं, यहां से टूट गया तो ये टूटा हुआ जो पार्ट है ये अब यहां पे आ गया इस तरह से, और हमें दिया क्या हुआ है, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री। तो ट्री का जो फुट है वो ये वाला पॉइंट हो गया, टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड, उस पॉइंट से जहां से टॉप जमीन को टच करता है, यानी कि ये वाला जो पॉइंट जमीन को टच कर रहा है, इस पॉइंट से जो ट्री के ट्री का क्या है, फुट ऑफ द ट्री, फुट ऑफ द ट्री, और जो टॉप है जो उसको टच कर रहा है ये कितना है, 8 मीटर है। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में क्या पूछा है हमसे, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। ट्री की पूरी हाइट हमसे पूछी गई है। तो बेटा आप ध्यान देना कि यहां पे आपको बेस गिवन है। अगर आप ये परपेंडिकुलर जो यहां से यहां तक है, अगर ये परपेंडिकुलर आप कैलकुलेट कर लेते हो, और उसके बाद ये जो हाइपोटेनस जो यहां से यहां तक है, क्योंकि ये अगर सीधा हो जाएगा तो पेड़ में ही काउंट होगा, और एक्चुअली पेड़ ही है, ये टूट के इधर आ गया है। तो अगर आपको
हाइट ऑफ द ट्री निकालनी है तो आपको परपेंडिकुलर भी निकालना पड़ेगा, आपको हाइपोटेनस भी निकालना पड़ेगा, और जो ट्री की जो हाइट होगी वो होगी हाइट ऑफ द ट्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर प्लस हाइपोटेनस। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को। आप देख सकते हैं ये हमने ट्राइंगल ले लिया, ट्राइंगल ABC। अब आपको यहाँ पे इस ट्राइंगल को इस डायग्राम से कंपेयर करते हुए देखना है कि ये हमें 8 दे रखा है, 8 मीटर, और एंगल कितना दिया हुआ है, एंगल दे रखा है 30 डिग्री, तो यहाँ पे आप 30 ले लेंगे, और ये हो गया आपका परपेंडिकुलर और ये हो गया हाइपोटेनस। तो स्टूडेंट्स अब आपको परपेंडिकुलर भी निकालना है, हाइपोटेनस भी निकालना है, और बेस आपको दे रखा है। तो मैंने सबसे पहले क्या बताया आपको कि जो चीज दे रखी है एक तो उसे मार्क कर लीजिए, आपको बेस दिया हुआ है, उसके बाद आप जो चीज निकालना चाहते हैं उसे मार्क कर लीजिए। आप जो चीज निकालना चाहते हैं, सपोज मैं पहले परपेंडिकुलर निकालना चाहता हूं तो इसे मार्क कर लेते हैं। अब हम देखते हैं कि परपेंडिकुलर और बेस या बेस और परपेंडिकुलर कौन से रेशियो में हमें मिल जाएंगे। तो बेस और परपेंडिकुलर ये हमें यहां पे मिलते हैं, और ये कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, tan थीटा। तो स्टूडेंट्स यहां पे फिर से आप 2 लाइन लिख लेंगे, लेट लेंथ ऑफ द ट्री इज इक्वल्स टू AB प्लस AC। ये हमारी लेंथ ऑफ द ट्री हो गई, एंड BC इज इक्वल्स टू 8 मीटर। ये हमारा BC हो गया जो हमें दे रखा है 8 मीटर। नाउ स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, इन ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC के अंदर हम वैल्यू लेंगे tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा कितना दे रखा है 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री परपेंडिकुलर ये हमसे पूछा गया है, आप देख सकते हैं परपेंडिकुलर पूछा गया है, और जो बेस है वो 8 मीटर है। नाउ स्टूडेंट्स इसको हम सॉल्व कर लेंगे। tan थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1/√3, और परपेंडिकुलर अपॉन में 8 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 इंटू परपेंडिकुलर 8, और p इज इक्वल्स टू 8/√3। अगर स्टूडेंट्स इसको हम रैशनलाइज कर लेते हैं तो ये जो वैल्यू हो जाएगी ये हो जाएगी हमारे पास 8√3/3। तो ये तो हमने परपेंडिकुलर फाइंड आउट कर लिया। नाउ स्टूडेंट्स ट्री की पूरी हाइट फाइंड आउट करने के लिए हमें AB पता करना था, यानी कि परपेंडिकुलर, वो हमने कर लिया। दूसरा हमें AC भी पता करना है, यानी कि हाइपोटेनस, अब हम उसे फाइंड आउट कर लेंगे। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, बेस दे रखा है, और हाइपोटेनस हमें फाइंड आउट करना है। तो बेस और हाइपोटेनस का रिलेशन किस में होता है, बेस और हाइपोटेनस का रिलेशन इसमें होता है। तो ये रेशियो कौन सा होता है, साइन कॉस, यानी कि कॉस के रेशियो से हम हाइपोटेनस फाइंड आउट कर सकते हैं। कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस। थीटा कितना दे रखा है, थीटा दिया हुआ है 30 डिग्री, बेस 8 दे रखा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे बेस की वैल्यू 8 है, और दूसरा हाइपोटेनस हमें फाइंड आउट करना है। तो कॉस 30 की वैल्यू होगी √3/2, 8 अपॉन में हाइपोटेनस। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो h √3 और 2 8 जा 16, तो h की वैल्यू हो जाएगी 16 अपॉन में √3। और रैशनलाइज करने के बाद अगर हम इसको रैशनलाइज कर लेते हैं तो 16 अपॉन √3, √3 अपॉन √3, तो ये वैल्यू हो जाएगी 16√3 अपॉन में 3। नाउ स्टूडेंट्स जैसा कि हमसे हाइट ऑफ द ट्री पूछा गया है, तो हाइट ऑफ द ट्री में हमें क्या क्या वैल्यू पुट करनी है, ये P और ये H, ये टोटल मिला के ट्री की हाइट कंप्लीट करती है। तो P की वैल्यू हमने निकाल रखी है यहाँ पे 8√3 अपॉन में 3, और हाइपोटेनस की वैल्यू हमने निकाल रखी है 16√3 अपॉन में 3। तो 8√3 अपॉन में 3 प्लस में 16√3 अपॉन में 3, ये टोटल हो जाएगा एलसीएम लेने के बाद 24√3 अपॉन में 3, और 3 से कैंसिल आउट करने के बाद ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 8√3 मीटर, और ये हो गया हमारा आंसर। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 आप देख सकते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स
फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। एक कॉन्ट्रैक्टर है जो एक पार्क के अंदर स्लाइड इंस्टॉल करना चाहती है फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स। जो 5 साल से कम के बच्चे हैं, शी प्रेफर्स टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज एट अ हाइट ऑफ 1.5 मीटर। मतलब जो 5 साल से कम के बच्चे हैं उनके लिए जो उसने स्लाइड को प्रेफर दिया है उसकी हाइट कितनी होगी, 1.5 मीटर होगी। एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, और उसका इंक्लिनेशन एंगल कितना होगा ग्राउंड के साथ, 30 डिग्री का होगा। वेयर्स द एल्डर चिल्ड्रन, और जो बड़े बच्चे हैं, शी वांट्स टू हैव अ स्टीप स्लाइड एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर। और जो उससे थोड़े ज्यादा उम्र के बच्चे हैं, 5 साल से जो बड़े बच्चे हैं, उनके लिए जो स्लाइड बनानी है उसे, उसकी हाइट उसने 3 मीटर की सोची है। एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, और जो उसका इंक्लिनेशन एंगल होगा 60 डिग्री होगा। तो क्या कहता है, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। तो यहाँ पे मैंने दोनों स्लाइड्स के डायग्राम बना रखे हैं। जैसे कि क्वेश्चन में बोला गया है कि बिलो 5 ईयर्स जो स्लाइड की हाइट होगी जमीन से 1.5 मीटर की होगी। बड़े स्लाइड वही है जिसमें यहाँ पे सीढ़ी लगी होती है, यहाँ से हम सीढ़ी से ऊपर चल के जाते हैं और यहाँ से फिसल के नीचे आ जाते हैं। तो 5 साल से बच्चों के लिए जो स्लाइड इसने बनाई है उसके लिए हाइट 1.5 मीटर ले रखी है और इंक्लिनेशन एंगल भी थोड़ा सा कम लिया हुआ है ताकि छोटे बच्चों को आसानी हो गिरे ना। और जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए हाइट का रिकमेंडेशन कितना है, 3 मीटर, और वो थोड़ी सी ज्यादा ढलान वाली होगी, यानी कि उसका एंगल कितना होगा, 60 डिग्री होगा। तो अब हमें क्या निकालना है कि जो कॉन्ट्रैक्टर है वो इन स्लाइड्स की लेंथ कितनी लेगी, ये हमें कैलकुलेट करके बताना है, या उसने इन लेंथ को कितना लिया होगा ये कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि परपेंडिकुलर तो हमें दे रखा है, हमें क्या निकालना है, हाइपोटेनस। और इस केस में भी परपेंडिकुलर हमें दे रखा है, हाइपोटेनस हमें निकालना है। तो अगर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रिलेशन हम देखें तो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया है कि साइन थीटा के अंदर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रिलेशन आता है। तो हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली इस क्वेश्चन को। इन ट्राइंगल ABC साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, थीटा कितना दे रखा है, 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री, परपेंडिकुलर कितना है 1.5 और हाइपोटेनस ये हमें फाइंड आउट करना है, दैट इज AC। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, 1.5 AC, नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, तो AC इज इक्वल्स टू 3 मीटर। For the children below 5 years, length of slide is equals to 3 मीटर। तो लेंथ ऑफ स्लाइड कितनी हो जाएगी, 3 मीटर हो जाएगी। नाउ स्टूडेंट्स, जो दूसरे हमारे चिल्ड्रन हैं उनके लिए क्या होगा, ये आप देख सकते हैं ट्रायंगल PQR में जो हाइट है वो हमारी कितनी दे रखी है, 3 मीटर है, और हमें स्लाइड की लेंथ निकालनी है। तो नाउ स्टार्ट करते हैं इसे। इन ट्राइंगल PQR, ट्राइंगल PQR में देख सकते हैं PQR में सेम कंडीशन है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है, हाइपोटेनस पूछा है। तो यहां पर भी हम साइन का ही यूज करेंगे, साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। थीटा कितना है 60 डिग्री, साइन 60, परपेंडिकुलर 3 एंड हाइपोटेनस ये हो गया हमारा, हाइपोटेनस आप देख सकते हैं कितना है PR। तो साइन 60 की वैल्यू √3 अपॉन में 2, 3 एंड PR क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 PR इज इक्वल्स टू √3 PR इज इक्वल्स टू 6, और जो PR हो जाएगा वो हमारा होगा 6 अपॉन में √3, और इसको रैशनलाइज कर लेंगे क्योंकि बेटा मैथ्स का रूल होता है कि जो डिनोमिनेटर है उसमें रूट की वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो ये रूट हमें सॉल्व कर लेना है, जो कि रैशनलाइजेशन से होगा, तो वैल्यू निकल के आएगी 6√3 अपॉन में 3। तो सॉल्व करने के बाद 2√3 मीटर। बट अगर 4 क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 में एक वर्ड आपको मिलेगा एंगल ऑफ एलिवेशन। तो मैं आपको यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन ये दोनों ही क्या होते हैं मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो इनके वर्ड्स के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। एलिवेशन को हिंदी में कहते हैं उन्नयन कोण, और एंगल ऑफ डिप्रेशन को कहते हैं हिंदी में अवनमन कोण। बेटा आपने मेट्रो स्टेशन पे अपने आप चलने वाली सीढ़ियां देखी होंगी जिसमें हम खड़े हो जाते हैं और सीढ़ियां अपने आप ऊपर चली जाती हैं, तो उन्हें एलिवेटर्स कहते हैं। तो एलिवेटर का या एलिवेशन का सीधा सा मीनिंग होता है जो ऊपर की तरफ जाता है,
और डिप्रेशन का डायरेक्ट मीनिंग होता है कि जब हम डिप्रेस्ड होते हैं तो हमारा सर नीचे की तरफ होता है, हमारी गर्दन झुकी हुई होती है। ये वही पोजीशन होती है जिसमें हम नमस्ते करते हैं, नमन करते हैं। यानी कि अगर हमारा हेड नीचे की तरफ है या हम नमन वाली पोजीशन में हैं तो जो लाइन है वो नीचे की साइड जाएगी, और जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, अगर एलिवेशन वर्ड आता है तो उसमें जो लाइन होती है वो ऊपर की तरफ जाती है। तो इस बात को हम एक डायग्राम से समझते हैं। सपोज बेटा ये जो डायग्राम आप देख रहे हो ये हमारे होम को इंडिकेट करता है, और हम अपने घर की छत पे यहाँ पे इस पॉइंट पे खड़े हुए हैं। अगर हम अपने घर की छत पे खड़े हुए हैं और घर के ठीक सामने कोई टावर है, सड़क के उस पार या कुछ दूरी पर अगर कोई टावर है, तो हम छत पर खड़े होकर टावर के टॉप को देखने के लिए ऊपर की तरफ देखेंगे। तो ऊपर की तरफ देखेंगे तो ये जो लाइन है ये तो हमारी आई कांटेक्ट वाली लाइन हो गई, या आई जो आईज वाली है या जो विजन लाइन है ये वो वाली लाइन है। तो इसको हम कहेंगे लाइन ऑफ साइट, क्योंकि इस डायरेक्शन में हम देख रहे हैं। और उसके बाद ये वाली जो लाइन है ये लाइन होती है बेस लाइन की, जो हमारे बिल्कुल स्ट्रेट जाती है, जो सीधी जाती है। तो हम ऊपर की तरफ देख रहे हैं, ध्यान देंगे ऊपर की तरफ, यानी कि एलिवेटर है ये। तो यहां से जो लाइन ऑफ साइट है और जो बेस लाइन है उसके बीच में जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसी तरह से अगर आप एंगल ऑफ डिप्रेशन की अगर हम बात करते हैं, इस डायग्राम में देखिए ये हमारा घर हो गया, हम अपने घर की छत पे खड़े हैं और ये वही टावर है। अब हम क्या करते हैं कि अपने घर की छत पर खड़े होकर हम टावर के बेस पॉइंट को देखते हैं, इसको देखते हैं। तो ये वाली जो लाइन हो गई ये तो हो गई बेस लाइन, ये वाली, और ये जो लाइन है ये लाइन ऑफ साइट है, यानी कि विजन वाली लाइन यही है। तो बेस लाइन और लाइन ऑफ साइट इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। तो बेटा एंगल ऑफ डिप्रेशन क्यों होगा ये? क्योंकि इस बार हमारी जो लाइन ऑफ साइट है वो बेस लाइन से नीचे की तरफ है, यानी कि हम कौन से वाली पोजीशन में हैं, डिप्रेशन वाली पोजीशन में देख रहे हैं या नमन वाली पोजीशन में देख रहे हैं, या जिससे भी आप इसको समझ सकें। तो बेटा ये हो जाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब एक ही डायग्राम में एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन हम कैसे पहचानेंगे, इससे पहले मैं आपको ये बात बता देता हूं कि जो बेस लाइन है और जो हमारा ग्राउंड लेवल की जो लाइन है ये दोनों लाइन बेटा पैरेलल होती हैं। हमेशा ध्यान रखना है दोनों लाइन पैरेलल होती हैं, और जो लाइन ऑफ साइट है अगर इन दोनों के बीच में आ रही है तो वो यहां पर एक Z फॉर्मेट कंप्लीट करती है। और जब दो पैरेलल लाइन के बीच में Z फॉर्मेट कंप्लीट होता है तो जो एंगल बनता है उसे हम कहते हैं अल्टरनेट एंगल। और अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो अगर यहां पे जो एंगल है ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है तो जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल यही होगा, ये भी होगा। तो ये जो एंगल है इसको भी आप एंगल ऑफ डिप्रेशन ही कहेंगे। तो बेटा इस पूरी जो टर्मिनोलॉजी है एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन, इसे हम एक ही क्वेश्चन के अंदर कैसे डील करेंगे। आप ये डायग्राम देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6, और उसके आगे के बाद में जो डायग्राम्स आएंगे वो हमारे डबल डायग्राम होंगे, डबल ट्रायंगल वाले डायग्राम होंगे। तो उसके अंदर हम इस तरह के डायग्राम्स को कैसे सॉल्व करेंगे और कैसे इसमें एलिवेशन और कैसे डिप्रेशन यूज करेंगे। सपोज बेटा ये जो लाइन है ये हमारे घर को शो करती है और हम इस पॉइंट पर यहां पे हम खड़े हैं, ये हमारे सामने हो जाता है टावर। अगर हम एंगल ऑफ एलिवेशन की बात करेंगे तो इट इज अंडरस्टूड कि लाइन ऑफ साइट ये हो जाएगी और लाइन ऑफ साइट ये हो गई और ये बेस लाइन हो गई। तो लाइन ऑफ साइट और बेस लाइन, एंगल ऑफ एलिवेशन ये वाला बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन शॉर्ट में लिख दिया, आप समझ जाइएगा। एंगल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में समझ लेना इसे, एंगल ऑफ एलिवेशन है। उसके बाद ये बेस लाइन हो गई और ये लाइन ऑफ साइट हो गई। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कौन सा हो जाएगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन ये हो जाएगा। लेकिन 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 ये बात आपको बहुत ही ध्यान देने वाली है कि जब भी एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात होगी तो हम एंगल को यहां पे एज्यूम नहीं करेंगे, हम एंगल को हमेशा यहां पे एज्यूम करेंगे। जब भी एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया होगा तो आप यहां पे एज्यूम नहीं करेंगे, आप एंगल को यहां पे एज्यूम करेंगे। इससे फायदा क्या होगा कि हम क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो ठीक है स्टूडेंट्स, इसी टर्मिनोलॉजी के साथ हम अपने 4th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 में आप देख रहे हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। क्या कहा इसने? एंगल ऑफ एलिवेशन कहा। कहा कौन से पॉइंट पे? ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर, एक टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन। यानी टावर को अगर हमें देखना है तो ऊपर की तरफ ही देखना पड़ेगा। ऊपर हमें लाइन ऑफ जो साइट होगी
या हमारा जो सर होगा वो ऊपर की तरफ होगा। और कहां से है ये? फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड पर कोई पॉइंट है, उस पॉइंट से जब हम टावर के टॉप को देखते हैं तो कॉमन सेंस की ये बात है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ही बनेगा विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। अब 30 मीटर अवे क्या है? 30 मीटर अवे वो पॉइंट है, और कहां से है? फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर। टावर के पॉइंट, टावर के फुट से वो जो पॉइंट है 30 मीटर दूर है, और उसी पॉइंट से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है? 30 डिग्री बन रहा है। तो हमें क्या निकालना है? फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो इस चीज को हम डायग्राम में देखें कैसे होगा ये। बेटा ये आप देख रहे हो, ये पॉइंट ऑन द ग्राउंड है, ये हमारी पूरी एक ग्राउंड हो जाता है, ये जमीन हो गई। इस जमीन पर, इस ग्राउंड पर एक पॉइंट है, ये यहां पे टावर है। पॉइंट ऑन द ग्राउंड, इस पॉइंट से टॉप ऑफ द टावर जो लाइन ऑफ साइट है वैसे जाएगी, तो इस अकॉर्डिंग जो यहाँ पे थीटा बनेगा वो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, क्योंकि ऊपर की तरफ देखने से बन रहा है ये। तो स्टूडेंट इसके बारे में और क्या बताया हुआ है? ये थीटा कितना है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ये जो पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ये टावर के फुट से कितनी दूरी पर है? 30 मीटर की दूरी पर है। एंड एंगल कितना है? 30 डिग्री, यानी कि जो थीटा है ये 30 डिग्री दे रखा है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हमें इस टावर की हाइट फाइंड आउट करनी है। नाउ स्टूडेंट्स सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। आप देख सकते हैं कि हम इसको एक ट्रायंगल के फॉर्म में ले लेंगे और ट्रायंगल का कोई नाम दे देंगे। सपोज हमने यहाँ पे नाम दे दिया ABC, और यहाँ पे जो AB है ये हाइट ऑफ द टावर है, तो इसको हमने H ले लिया। और जो बेस पॉइंट, ये पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ये पॉइंट C है, और जो पॉइंट B है ये बेस ऑफ द टावर है। तो इस अकॉर्डिंग BC की लेंथ कितनी हो जाएगी? 30 मीटर। तो हमें यहाँ पे परपेंडिकुलर पूछा गया है और बेस यहाँ पे दे रखा है, तो आपको पता होना चाहिए कि परपेंडिकुलर और बेस किस रिलेशन में आता है? tan थीटा के रेशियो के रिलेशन में आता है। तो हम यहाँ पे यूज कर लेंगे इन ट्रायंगल ABC tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। थीटा कितना दे रखा है बच्चों? 30 डिग्री। तो यहाँ पे हम tan 30 नोट लिखेंगे। परपेंडिकुलर कितना है? H, और बेस कितना है? 30 मीटर। तो tan थीटा की वैल्यू आपको पता है 1 अपॉन में √3 होती है। H अपॉन में 30 हो गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3H इज इक्वल्स टू 30, और H की वैल्यू हो जाएगी 30 अपॉन में √3। अब इसे हम रैशनलाइज कर लेंगे। √3 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी ऊपर नीचे दोनों जगह मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 30 √3 अपॉन में √3 मल्टीप्लाई बाय √3 इज 3। तो वैल्यू निकल के आएगी 10 √3। तो स्टूडेंट्स हाइट ऑफ द टावर ये हमारी कितनी हो जाएगी? 10 √3 मीटर। क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा आप देख सकते हैं अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। एक काइट है जो जमीन से 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। तो ये हो गई हमारी जमीन यानी कि ग्राउंड हो गई, और इस ग्राउंड से जो ये काइट है 60 मीटर की हाइट पे उड़ रही है। काइट है और हाइट पे उड़ रही है। तो ये ध्यान देना कि जो 60 मीटर आप लेंगे वो ग्राउंड से ऐसे लेंगे, परपेंडिकुलर के डायरेक्शन में लेंगे। ऐसे मत ले लेना कि यहां से 60 मीटर ले लो, ठीक है, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट, यानी कि जो काइट के साथ जो स्ट्रिंग है, डोरी है, इज टेम्परेरली टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड के किसी पॉइंट पर उस स्ट्रिंग को यानी कि उस डोरी को बांधा गया है। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग, इंक्लिनेशन का मतलब होता है झुकाव, यानी कि दूसरी लैंग्वेज में हम इसको कह सकते हैं कि एंगल का ही दूसरा फॉर्मेट है कि आप इसको एंगल कह सकते हैं। द एंगल ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल कितना दे रखा है? 60 डिग्री दे रखा है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, तो हमें स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड आउट करनी है। एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, और ये मान के चलना है कि इस स्ट्रिंग में कोई स्लैक यानी कि कोई ढील नहीं है। तो कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को? इसी के अंदर मैं ABC नाम दे देता हूं। आपको ये पता है कि यहाँ पे हमें क्या दे रखा है? परपेंडिकुलर दिया हुआ है। ये परपेंडिकुलर की वैल्यू है 60 मीटर, और हमसे हाइपोटेनस पूछा गया है।
क्योंकि जो स्ट्रिंग है ये हाइपोटेनस है, तो आपको पता होना चाहिए। बाकी पीछे के 4 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको ये याद हो जाना चाहिए कि जो P अपॉन H है वो कौन से रेशियो में आता है, साइन के रेशियो में आता है, यानी कि साइन थीटा में आता है। तो इन ट्राइंगल ABC साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। थोड़ा थीटा कितना है, थीटा आपको दे रखा है 60 डिग्री और परपेंडिकुलर कितना दे रखा है 60 मीटर, और हाइपोटेनस AC है और ये हमें फाइंड आउट करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हाइपोटेनस लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, यही हमें फाइंड आउट करना है, यानी कि AC फाइंड आउट करना है। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3 अपॉन में 2, 60 अपॉन में AC। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसका, तो √3 AC इज इक्वल्स टू 120। तो AC की वैल्यू कितनी हो जाएगी 120 अपॉन में √3। अब इसे रैशनलाइज कर देंगे, तो 120 अपॉन √3 मल्टीप्लाई में √3 अपॉन में √3। तो 120 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 √3 आएगा, √3 मल्टीप्लाई बाय √3 ये 3 हो जाएगा, और वैल्यू क्या निकल के आएगी, ये हो जाएगा 40 √3 मीटर। इट मीन्स लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 40 √3 मीटर। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से आ जाए, तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक ये आप एटलीस्ट 2 या 3 बार आपको प्रैक्टिस करनी होगी, जिससे कि आगे आने वाले क्वेश्चन जो कि डबल शेडेड या डबल डायग्राम वाले क्वेश्चन है, यानी कि डबल ट्राइंगल के क्वेश्चन है, तो वो आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगली वीडियो में बाकी क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।